फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा खेला और पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट्स, जिसने दुनिया को कई नामचीन सितारे दिए हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जज्बे की बदौलत इस खेल में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई और दुनिया भर में छा गए। आज उनकी छवि अपने फैंस के बीच किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इन्हीं नामचीन सितारों में से एक हैं जर्मनी के अटैकिंग मिडफील्डर और असिस्ट किंग के नाम से मशहूर मेसूत ओजिल, जिन्हें उनके प्ले मेकिंग एबिलिटीज, असिस्ट रिकॉर्ड्स और पासिंग स्किल्स की वजह से जर्मन जिदान भी कहा जाता है। 15 अक्टूबर 1988 को वेस्ट जर्मनी के एक शहर गेल्सेनकिचेन में मुस्लिम माता पिता मुस्तफा ओजिल और गुलिजार ओजिल के घर चौथे बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने उस बच्चे का नाम रखा मेसूत ओजिल। ओजिल के माता पिता मूल रूप से टर्की के रहने वाले हैं, जो बाद में रोजगार की खोज में जर्मनी चले आए और यहीं बस गए। मेसूत ओजिल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनसे बड़े एक भाई मुतलू, 2 बहन नेसी और डुगियू ओजिल है। मेसूत ओजिल का जन्म उस वक्त हुआ था जब जर्मनी में औद्योगिक गिरावट आई हुई थी और माइग्रेंट हुए लोगों के लिए रोजगार मिल पाना काफी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से ओजिल के माता पिता को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए काफी कम सैलरी वाले जॉब करने पड़े थे। माइग्रेंट लोगों के लिए एक अलग ही कॉलोनी बनाई गई थी, जहां उन लोगों को एक अलग अपार्टमेंट दिया गया था, जो कि गरीब लोगों के रहने का प्रतीक था। ओजिल के पिता एक चमड़े के कारखाने में काम किया करते थे और उनकी मां एक स्कूल में क्लीनिंग का काम किया करती थी। ओजिल को छोटी उम्र में ही फुटबॉल खेलने का चस्का लग गया था। वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन उनका मन पढ़ने में कम और फुटबॉल खेलने में ज्यादा लगता था। वो अक्सर स्कूल से आने के बाद घंटों पड़ोस के बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करते और अपने स्किल्स को बेहतर बनाने का प्रयास किया करते थे। उन्होंने फुटबॉल की शुरुआती तालीम अपने बड़े भाई मुतलू से ली, जो कि उन दिनों बस मजे के लिए फुटबॉल खेला करते थे। जल्द ही ओजिल इस खेल के लिए इतने पैशनेट हो गए थे कि रात में सोते समय भी वो फुटबॉल को ही पकड़कर सोने लगे थे। ओजिल जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके फुटबॉल स्किल्स भी बेहतर होती चली गई और आगे चलकर उन्होंने फुटबॉल को ही अपनी गरीबी को मिटाने का साधन बना लिया। हालांकि उस समय बाहर से इमिग्रेंट हुए लोगों के लिए जर्मनी के नेशनल फुटबॉल टीम में जगह बना पाना लगभग एक नामुमकिन सा काम था, लेकिन ओजिल ने ठान लिया था कि वो अपने टैलेंट के दम पर इस विचारधारा को तोड़कर रहेंगे। 1995 में ओजिल ने एक लोकल फुटबॉल क्लब वेस्टफैलिया गेल्सेनकिचेन की तरफ से खेलते हुए अपने यूथ करियर की शुरुआत की। कई लोकल क्लबों की तरफ से खेलने के बाद साल 2000 में ओजिल रोट विल्स एसेन के साथ जुड़े, जहां अपने पहले मैच में ही उन्होंने राइवल क्लब सौराज विस के खिलाफ 7 गोल करके सबको चौंका दिया था। साल 2005 में वह एक और लोकल क्लब शाल्के के साथ जुड़े और इस क्लब की तरफ से एक यूथ टूर्नामेंट खेलने के दौरान ही उस समय जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम के कोच और मैनेजर रहे जोआकिम लॉ की नजर ओजिल पर पड़ी। ओजिल के फुटबॉल स्किल्स ने जोआकिम लॉ को काफी प्रभावित किया, जिसके बाद वह ओजिल को जर्मनी के नेशनल अंडर 19 टीम में ले आए। अंडर 19 टूर्नामेंट में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत साल 2007 में ओजिल जर्मनी के अंडर 21 टीम में भी अपनी जगह बनाने में सफल हो गए। इसी दौरान 1.5 मिलियन यूरो के सालाना प्राइस मनी पर वो एफसी शाल्के के साथ जुड़े और 12 अगस्त 2006 को आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के खिलाफ बतौर सब्स्टिट्यूट खेलते हुए बुंदेसलीगा लीग में अपना डेब्यू किया। इसके बाद ओजिल ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही अपने कलात्मक खेल की बदौलत ओजिल की गिनती यूरोप के सबसे शानदार मिडफील्डरों में होने लगी। शाल्के की तरफ से खेलने के दौरान ओजिल यूरोप के कई बड़े फुटबॉल क्लब्स की नजरों में भी आ चुके थे। करीब 2 सालों तक शाल्के की तरफ से खेलने के बाद जनवरी 2008 में ओजिल 4.3 मिलियन यूरो प्राइस पर वेडर ब्रेमेन के साथ जुड़े। इसी साल अप्रैल में कार्ल जूल एफसी के खिलाफ 33वें मिनट में गोल करके उन्होंने बुंदेसलीगा लीग में अपना पहला गोल भी स्कोर कर दिया। गुजरते समय के साथ साथ ओजिल ने भी अपने खेल में सुधार किया और देखते ही देखते वह एक वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर में तब्दील हो गए। इसी बीच साल 2009 में उन्हें जर्मनी के सीनियर नेशनल फुटबॉल टीम में भी चुन लिया गया, जिसके बाद उन्होंने 11 फरवरी 2009 को नॉर्वे के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में खेलते हुए इंटरनेशनल फुटबॉल में अपना डेब्यू किया और इसी साल सितंबर में ओजिल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में ही खेलते हुए अपने इंटरनेशनल करियर का पहला गोल करने में भी सफलता हासिल की। हालांकि जर्मनी में जन्मे और साथ ही टर्किश मूल के होने की वजह से ओजिल के पास चॉइस थी कि वो किसी भी एक देश की टीम की तरफ से फुटबॉल खेल सकते थे, पर उन्होंने टर्की को छोड़कर जर्मनी के लिए खेलने को तरजीह दी। साल 2010 में वो साउथ अफ्रीका में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली नेशनल स्क्वाड में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने अपनी कलात्मक खेल से एक बार फिर सभी का मन मोह लिया था। अपनी शानदार पासिंग और असिस्ट की बदौलत उन्होंने जर्मनी को इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंचाने में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी।
इसके अलावा उनके एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें गोल्डन बॉल अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इस वर्ल्ड कप में किए गए उनके शानदार प्रदर्शन के बाद तो ओजिल की गिनती दुनिया के सबसे टैलेंटेड यंग प्लेयर्स में होने लगी थी। इस वजह से दुनिया के सभी बड़े फुटबॉल क्लब्स के बीच ओजिल को अपनी टीम में लेने के लिए होड़ सी लग गई थी, जिनमें से प्रमुख थे बार्सिलोना, आर्सेनल और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब। इतना ही नहीं, इंग्लिश स्टार स्ट्राइकर वेन रूनी तो ओजिल के टैलेंट से इतने प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन से इस जर्मन प्लेमेकर को मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन करने के लिए भी रिक्वेस्ट किया था। सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी ओजिल को साइन करने का मन बना चुके थे, लेकिन यह डील आगे बढ़ पाती इससे पहले ही अगस्त 2010 में रियल मैड्रिड ने ओजिल को 18 मिलियन यूरो की भारी भरकम प्राइस पर साइन करके अपने क्लब में शामिल कर लिया। ओजिल का भी यही सपना था कि वो एक दिन इस क्लब के लिए खेले और इस डील के साथ उनका यह सपना भी पूरा होने जा रहा था। ओजिल के रियल मैड्रिड क्लब के साथ जुड़ते ही यह टीम और भी मजबूत हो गई थी। इस दौरान उनकी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक ऐसी जोड़ी बनी थी जिसने रियल मैड्रिड क्लब के परफॉर्मेंस लेवल को और भी हाई कर दिया था। इसी क्रम में उन्होंने अपने लाजवाब खेल की बदौलत रियल मैड्रिड को सीजन 2010-11 में कोपा डेल रे, 2011-12 में ला लीगा, सीजन 2012-13 में स्पेनिश सुपर कप टाइटल का विनर बनाने में अपना अहम योगदान दिया। हालांकि इस क्लब के लिए खेलने के दौरान क्लब के कोच जोसे मोरिनो का रवैया ओजिल के प्रति काफी कठोर भी रहा था। वह कभी भी ओजिल के खेल से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। इसके अलावा चालू मैच के दौरान भी वह कई बार ओजिल पर चिल्लाते नजर आए थे। वह अक्सर ओजिल को और बेहतर खेलने के लिए फटकारते रहते थे। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई थी कि ओजिल ने गुस्से में अपनी जर्सी मोरिनो के सामने फेंक दी थी। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि उनके कोचिंग पीरियड में ही ओजिल का खेल पहले से और भी बेहतर हो गया था। उनकी कोचिंग में ही खेलते हुए इस वर्सटाइल मिडफील्डर ने रियल मैड्रिड के लिए कुल 159 मैचों में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 80 असिस्ट के साथ 27 गोल भी किए, जो अपने आप में ही यह साबित करता है कि ओजिल का रियल मैड्रिड के लिए क्या योगदान रहा है। इसी बीच किसी वजह से रियल मैड्रिड क्लब ने ओजिल को सेल करने का मन बना लिया था, जिसके बाद सितंबर 2013 में ओजिल 50 मिलियन यूरो की ट्रांसफर प्राइस पर आर्सेनल के साथ जुड़े। इस ट्रांसफर प्राइस के साथ ही वो जर्मन फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी बन गए थे। हालांकि ओजिल को ट्रांसफर करने के रियल मैड्रिड क्लब के फैसले से क्लब के काफी प्लेयर नाखुश भी नजर आए, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा दुखी थे। उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा था, मेसूत ओजिल एक बेहतरीन खिलाड़ी तो है ही, इसके अलावा वो गोल के सामने मेरी चाल को सबसे अच्छी तरह से समझते भी थे, इसीलिए मैं ओजिल के इस तरह चले जाने से बहुत नाराज हूँ। वहीं दूसरी तरफ ओजिल के आर्सेनल में आने से सुस्त पड़ी इस टीम में अचानक एक नई जान सी आ गई थी और टीम ने पहले से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। ओजिल की मौजूदगी में ही आर्सेनल ने सीजन 2013-14 का एफए कप टाइटल जीतकर अपने 9 साल के सूखे को भी खत्म किया। साल 2014 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन में ओजिल 8 गोल के साथ जर्मनी के हाईएस्ट गोल स्कोरर भी थे, जिसके बाद 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में फैंस की उम्मीदें उनसे और भी बढ़ गई थी और मेसूत ओजिल पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव आ गया था। पर ओजिल ने इस दबाव को अपने प्रदर्शन पर हावी नहीं होने दिया और इस टूर्नामेंट में बिल्कुल एक चैंपियन की तरह खेलते हुए जर्मनी को इस साल का वर्ल्ड कप टाइटल दिलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओजिल ने आगे भी अपने शानदार खेल को जारी रखा। इसी क्रम में उन्होंने आर्सेनल को 2014-15 और 2016-17 का एफए कप टाइटल का विनर बनाया। इसके अलावा ओजिल के शानदार खेल की बदौलत आर्सेनल साल 2015 और 2017 में एमिरेट्स कप टाइटल भी अपने नाम करने में कामयाब रही। सीजन 2015-16 में वो प्रीमियर लीग के मोस्ट असिस्ट प्लेयर भी बने और उन्हें आर्सेनल प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड से भी नवाजा गया। ओजिल अब जर्मनी के नंबर 1 फुटबॉल एम्बेसडर बन चुके थे। गेल्से किचन की तंग गलियों से निकलकर आया ये लड़का आज अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर यूरोप के टॉप फुटबॉलर्स में अपना नाम दर्ज करा चुका था। ओजिल अब जर्मन फुटबॉल फैंस के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। पर साल 2018 तक आते आते सब कुछ बदल गया। ओजिल अचानक ही जर्मनी के लिए हीरो से विलेन में तब्दील हो गए। इसकी शुरुआत हुई मई 2018 में, जब ओजिल टर्किश प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान एर्दोगन से मिले और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई, जो कि जाहिर है जर्मन वासियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और यहीं से ओजिल के प्रति उनके मन में नफरत की आग ने जन्म ले लिया। यहाँ तक कि उन्हें साल 2018 में रसिया में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम से भी बाहर करने की बात उठी। पर उस समय जर्मन टीम के कोच रहे जोआकिम लो ने ओजिल को सपोर्ट किया और उन्हें टीम में जगह दी। पर इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद जर्मनी ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो गई और साथ ही ओजिल ने भी इस टूर्नामेंट में अंडर परफॉर्म किया, जिसने ओजिल के प्रति उमड़ रही इस नफरत की आग को और बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि उनके टर्किश बैकग्राउंड होने पर सवाल भी उठाए गए
और उन्हें गद्दार तक कहा गया। ये वो समय था जब ओजिल का जर्मनी के लिए खेलना तो दूर की बात, वहां रहना तक मुश्किल हो गया था। उन्हें लगातार हेट मेल्स और यहां तक कि डेथ थ्रेट्स तक आने लगे थे, जिससे तंग आकर आखिरकार ओजिल ने जुलाई 2018 में इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा था, मैं हाल की घटनाओं के कारण अब इंटरनेशनल लेवल पर जर्मनी के लिए कभी नहीं खेलूंगा। मैं जर्मन शर्ट को काफी गर्व और उत्साह के साथ पहनता था, पर अब नहीं। मैं अपने आप को अनवांटेड फील करता हूं और सोचता हूं कि 2009 में इंटरनेशनल डेब्यू के बाद से मैंने जर्मनी के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है, शायद लोग अब उसे भुला चुके हैं। इसके अलावा ओजिल ने जर्मन नेशनल टीम के ऑफिशियल रेनहार्ड ग्रिंडल के ऊपर भी कई मौकों पर उनके साथ हुए अनादर और नस्लवादी भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा, जब टीम जीतती है तो मैं जर्मन होता हूं, पर जैसे ही टीम हार जाती है मैं इमिग्रेंट हो जाता हूं। इस दौरान ओजिल ने टर्किश प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग वाली घटना के बारे में भी जिक्र करते हुए कहा, मेरे लिए राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ फोटो खिंचवाना राजनीति या चुनाव के बारे में नहीं था। यह मेरे परिवार के देश के सर्वोच्च पद का सम्मान करने के बारे में था, पर लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया। वजह चाहे कुछ भी हो, पर इस घटना ने महज 29 साल की उम्र में एक बेहद ही प्रतिभाशाली फुटबॉलर का इंटरनेशनल करियर खत्म कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद ओजिल आर्सेनल के साथ जुड़े रहे, पर इस दौरान वो कभी भी पहले वाले ओजिल नजर नहीं आए और उनका परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसी बीच ओजिल एक और कंट्रोवर्सी में फंसे। दरअसल दिसंबर 2019 में ओजिल ने चीन में बसे उइगर्स मुस्लिमों के प्रति हो रहे गलत व्यवहार के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने चीनी सरकार की कड़ी निंदा की थी। इसके अलावा उन्होंने दूसरे मुस्लिम देशों को इसके खिलाफ आवाज न उठाने के लिए क्रिटिसाइज भी किया था, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट हरकत में आ गई थी और ओजिल के इस स्टेटमेंट को अनएक्सेप्टेबल बताया था। इसी बीच कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आर्सेनल ने अपने टॉप प्लेयर्स से उनके पेमेंट में से 12.5% कट करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ओजिल ने मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद ओजिल और आर्सेनल क्लब के बीच टेंशन शुरू हो गई थी। यह टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें सीजन 2020-21 के दौरान प्रीमियर लीग खेलने वाली टीम में नहीं रखा गया। फिर यूरोपा लीग के ग्रुप स्टेज मैचों के लिए भी उन्हें प्लेइंग स्क्वाड में जगह नहीं दी गई। इससे यह साफ पता चल रहा था कि ओजिल अब क्लब के मेन प्रायोरिटी नहीं है। ओजिल भी अपने साथ हो रहे इस तरह के बर्ताव से दुखी थे, इसीलिए उन्होंने आर्सेनल क्लब के ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की, जहां दोनों की आपसी सहमति से यह तय हुआ कि ओजिल अब आर्सेनल क्लब का हिस्सा नहीं होंगे और उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया। साल 2021 में ओजिल टर्किश क्लब फेनरबाचे के साथ जुड़े, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि वह इस क्लब में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि मैं हमेशा से ही फेनरबाचे का प्रशंसक रहा हूं, इसीलिए यह मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा ही है। ओजिल ने अब तक के इंटरनेशनल करियर में जर्मनी के लिए 92 मैचेस खेले और 23 बार वो गेंद को गोल पोस्ट में भेजने में सफल रहे। वहीं क्लब फुटबॉल की बात की जाए तो ओजिल के नाम अब तक 634 मैचों में 113 गोल दर्ज है। इस दौरान उन्होंने 219 असिस्ट भी किए हैं। वहीं ओजिल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी जिंदगी में भी कई लड़कियां आ चुकी है, जिनमें प्रमुख है जर्मन सिंगर रही मैंडी कैप्रिस्टो, जिनके साथ वो साल 2014 में रिलेशनशिप में आए और करीब 3 साल तक इस रिश्ते में रहने के बाद साल 2017 में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद ओजिल ने फॉर्मर मिस टर्की रही एमिने गर्ल्स को डेट करना शुरू किया। करीब 2 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार जून 2019 में दोनों ने शादी कर ली। मार्च 2020 में ओजिल एक बच्ची के पिता भी बने, जिनका नाम उन्होंने ईडा रखा है। ओजिल आज उन कई यंग लड़कों के लिए एक मिसाल है जो आगे चलकर अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कोई और फील्ड। बेशक ओजिल आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पहुंचने का कभी उन्होंने सपना देखा था, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी वह अपने जड़ों को नहीं भूले। वह जानते हैं कि वो कहां से आए हैं और यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या देखा है और सहा है, इसीलिए वो लोगों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहते हैं। साल 2014 में जर्मनी को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बाद ओजिल ने ब्राजील में 23 बच्चों की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 2,40,000 पाउंड डोनेट किए थे। मई 2016 में ओजिल जॉर्डन स्थित जाटारी रिफ्यूजी कैंप में गए, जहां वो सीरियन सिविल वार की वजह से बेघर हो चुके बच्चों से मिले, उनके साथ मस्ती की, साथ ही उन्हें ऑटोग्राफ्स भी दिए। इसके अलावा अपनी शादी के अवसर पर उन्होंने 1000 बच्चों की सर्जरी कराने की जिम्मेदारी भी ली। ओजिल का ईश्वर पर भी अटूट विश्वास है, इसीलिए आज भी मैच से पहले वो पवित्र कुरान को पढ़ते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी असिस्ट किंग के नाम से मशहूर मेसूत ओजिल की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां।
ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।